Thank you so much, sir, for joining. It's pleasure to have you on the show. Thank you, Vaibhav. Thank you for inviting me to the podcast. Then we will talk about आपका जो ये नया स्टार्टअप है पार्टीविटी. So ठीक है, tell us about the journey. ठीक है। वैभव, जैसे आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं, बट मेरा ग्रेजुएशन 2005 में फिनिश हुआ। आई एम एन IHM ग्रेजुएट। होटल मैनेजमेंट से मेरा शुरुआत हुआ। उससे पहले आई वाज इनटू स्कूलिंग, जैसे सब करते हैं, बट आई हैव स्टडीड फ्रॉम हॉस्टल ऑल थ्रू आउट माई लाइफ। तो मेरी स्कूलिंग सारी हॉस्टल के थ्रू जैसे ही हुई। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एयरलाइंस में काम करना शुरू किया। उस टाइम एयरलाइंस बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता था। लोगों को लगता था कि एयरलाइंस इट्स अ गुड इंडस्ट्री टू ग्रो विद। तब तक किंगफिशर वगैरह वाला को प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो हमने ब्रिटिश एयरवेज और अमेरिकन एयरलाइंस में अपना करियर पाथ शुरू किया। अप्लाइड किया कई स्कॉलरशिप्स में आउट ऑफ इंडिया। तो न्यूजीलैंड में स्कॉलरशिप का मौका मिला। इन 2007 में आई हैड टू pursue my further studies in masters. न्यूजीलैंड से मैंने स्टडीज किया and I was there till 2010. 4 साल मैंने वहाँ पर काम भी किया, पढ़ाई भी करी। छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बनने का जो जोश था, उसमें छोटे मोटे बिजनेसेस भी शुरू किए। तो स्टॉल्स भी लगाए और डबल जॉब्स भी करी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बाहर जाके सिर्फ पढ़ाई करने का नहीं होता, कमाने का भी रहता जी। तो 2010 में इंडिया वापस आके आई गॉट फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद अ ब्रांड लाइक KFC. Joined in learning and development. I was heading a region which was Punjab. Learning and development में काम किया, and from there the journey went on in the hospitality industry. वहीं पे फिर Haldiram's and many other brands I've worked with after that, Nathu's and things like that. तो इस जर्नी को 2020 तक, जब तक कोविड नहीं हिट किया, तब तक हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही ग्रो करते रहे। 2020 में इस इंडस्ट्री के डायनेमिक्स चेंज हुए जी। बहुत सारे ब्रांड्स जो उस टाइम इनिशियली लॉन्च हुए थे विद 2, 3, 4 आउटलेट्स, उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, क्योंकि कोविड में लॉकडाउन का कोई सीमा नहीं थी कि कहाँ तक लॉकडाउन रहेगा, एंड सस्टेनेबिलिटी बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर देम। ट्रू। उसके बाद ऑब्वियसली हमें पार्टीविटी बनाने का मौका मिला। सन 2022 में हमने पार्टीविटी का स्टार्ट किया नवंबर में, एंड फ्रॉम देयर द एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टेड। तो मुझे तो पार्टीविटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो बहुत अच्छा लगा जब हमने उसको डिस्कस किया था। सो थोड़ा सा मुझे अपने ब्रांड के बारे में और इस आइडिया के बारे में दर्शकों को बताइए, सो दैट दे ऑल कुड अंडरस्टैंड द ब्रांड एंड द आइडिया। जैसे वैभव, आपको मैंने बताया कि पार्टीविटी अभी 2022 में ही हमने शुरुआत की। मैं पहले बताना चाहूँगा लोगों को कि ये शुरुआत हुई कहाँ से। स्टार्टअप और न्यू बिजनेस के अंदर द मेजर डिफरेंस जो मुझे लगता है कि काफी सारे लोगों को नहीं मालूम, वो ये है कि स्टार्टअप इज अ न्यू आइडिया एंड वेयर इन द न्यू बिजनेस कुड बी जस्ट न्यू बिजनेस। कोई ऐसी प्रॉब्लम जो किसी ने आज तक ऑब्जर्व नहीं करी और उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करी, वो एक स्टार्टअप है। और जो एक चीज ऑलरेडी एक बार सॉल्व हो चुकी है, जैसे मैं काफी बार कहता हूँ दैट इफ द व्हील इज इन्वेंटेड राउंड, व्हाई डू वी हैव टू रीइन्वेंट द व्हील? So वो न्यू बिजनेस कहलाता है। If you are not reinventing anything and you're not increasing the efficiency of that thing, तो वो न्यू बिजनेस कहलाएगा। तो स्टार्टअप में हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, जो हमने अपने ऑफिस टेन्योर में जब हम जॉब करते थे तब भी ऑब्जर्व किया। हर 3-6 महीने बाद कोई ना कोई पार्टी जरूर होती थी ऑफिस में। कभी किसी की प्रमोशन पार्टी, कभी किसी की फेयरवेल पार्टी, कभी किसी के घर में कोई फंक्शन हुआ तो उसने ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट में 15-20 लोगों को मिलकर पार्टी दी। बट ये पार्टीज जो होती थी, इसको ऑर्गेनाइज करना और इसको ढंग से एंजॉयबल बनाना सबके लिए वाज अ बिग टाइम चैलेंज। क्योंकि होता क्या है, ऑफिस के अंदर कई लोग बॉस के बहुत अच्छे होते हैं, कई लोग पार्टी प्लानर्स होते हैं या पार्टी एनिमल्स होते हैं। तो कोई भी पार्टी होती है तो लोग उन्हीं को अप्रोच करते हैं कि यार हमारी पार्टी करवा दे यार, कोई क्लब बता दे जहां पर इस बजट में काम हो जाए। और डिपेंडेंसी फिर उन्हीं लोगों पे रह जाती है जो एक ऑफिस में है, तो होता तो एम्प्लॉय है, बट क्योंकि पार्टीज बहुत करता है तो इसलिए लोग उसको अप्रोच करते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज गैप अबाउट द रियल टाइम सिनेरियो की जो मार्केट में पार्टीज प्लान करने वाली चीज है और द पर्सन जो आपको उसको ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। हमने उस गैप को आइडेंटिफाई किया एंड वी वांटेड टू गिव एन एक्सपोजर। हर किसी को मौका देना चाहते थे हम कि वो अपनी पार्टीज खुद प्लान कर सके। सो हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसपे हमने क्लब्स को बोलना शुरू किया कि आप अपने पार्टी पैकेजेस को एडवर्टाइज कीजिए
और लोगों को वहां तक लेके आई। सपोर्ट कीजिए कि वो वहां से परचेज कर पाए। जब हमने ये करने की कोशिश करी तो हमें रियलाइज हुआ कि पार्टी पैकेज का एक डिफाइंड प्राइस हो ही नहीं सकता। 15 लोगों की पार्टी है, उसका प्राइस एक्स अमाउंट रहेगा, और 15 लोगों की जगह 50 लोगों की पार्टी है तो हो सकता है उसका प्राइस 2x रहे, या हो सकता है हाफ ऑफ दैट x रहे, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल बढ़ गए, कस्टमाइज रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। IMFL पैकेज के साथ फूड मिलेगा तो 2000 का हो सकता है पैकेज, और इम्पोर्टेड के साथ मिलेगा तो 2500 का हो सकता है पैकेज। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पार्टी, द मेल एंड फीमेल रेशियो ऑफ द पार्टी, कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं, किस डेट की पार्टी है, वीकेंड पे है या वीकडे पे है, लंच टाइम है या डिनर टाइम है, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है, जिसको हम सीजन कहते हैं बेसिकली। कि भाई शादियों के सीजन में शॉपिंग महंगी हो जाती है, ऑफ सीजन में शॉपिंग सस्ती हो जाती है। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें हर चीज जो सेल हो रही है उस प्लेटफॉर्म पे डजंट हैव अ स्टैंडर्ड प्राइस, इट हैज अ कस्टमाइज्ड प्राइसिंग। और उस कस्टमाइज्ड प्राइसिंग की वजह से ही हम पहले प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो पार्टी पैकेज, या जिसको हम अनलिमिटेड फूड एंड ड्रिंक का पैकेज कहते हैं, हम अकेले हैं जो उसको सेल कर पा रहे हैं। वाकई में मुझे ऐसा कोई प्लेयर ध्यान में नहीं आ रहा है जो कि ये करता हो। मेरे लिए तो बिल्कुल ही नई चीज़ है, और आई वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई हर्ड दी कॉन्सेप्ट, जब हमारी पहली बार इस पे बात हुई थी। ये जो ऐसे नए आइडियाज होते हैं वो कैसे आते हैं? इट्स लाइक अ जर्नी। हम पहला आइडिया, अच्छा मैं इस चीज को इस तरीके से कोट करता हूँ कि जब हम छोटे एज में होते हैं, व्हेन वी आर इन स्कूल, हमसे 4th ग्रेड में या 5th ग्रेड में टीचर कोई पूछता है कि बड़े होके क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, तो हमारा आंसर कुछ अलग होता है। इवेंचुअली जब हम थोड़ा सा और एज में बढ़ते हैं, वी रीचेस टू अ लेवल ऑफ 10th ग्रेड और 12th ग्रेड, हमारे आंसर फिर चेंज हो जाते हैं। सो एवरी टाइम यू गेन एक्सपीरियंस, योर आंसर कीप्स चेंजिंग। सो हमने जब इनिशियली, आज से आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ डिलीवरी बॉय इन पिज़्ज़ा हट इन 2003। सो तब हमारा आइडिया ये होता था, हमारा एम्बिशन ये होता था, यार कैसे भी करके हम RGM लेवल तक पहुंच जाएं। और वो हमारे लिए एक जेनिथ होता था, मतलब उससे ऊपर कुछ नहीं है भाई, ये बन गए तो अब सब कुछ है। देखते ही देखते हम अबव स्टोर लीडर KFC में हेड करने लगे। वी वर हैंडलिंग मल्टीपल आउटलेट्स। देयर वर लॉट ऑफ एम्प्लॉइज, लॉट ऑफ पीपल हु रिसेंटली जॉइंड KFC। वो हमें अपना आइडल समझते थे कि यार हमें ऐसे बन जाए तो हमें, तो जर्नी तो वो बढ़ती रहती है। इट्स लाइक अ रबर बैंड, यू कीप स्ट्रेचिंग इट, इट कीप्स ग्रोइंग। तो ये एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू मेरी हुई थी 2008 में, व्हेन आई वाज इन देयर इन न्यूजीलैंड। अच्छा। वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी रियलिस्टिक स्टोरी व्हिच आई विल लाइक टू एलिबरेट हियर। न्यूजीलैंड में 2 ही सर्विस प्रोवाइडर होते थे, एक वोडाफोन मोबाइल फोन के, और एक CDMA प्रोवाइडर होता था व्हिच वाज टेलीकॉम। इट इज द सेम कंपनी व्हिच इज ओन्ड बाय क्वीन इन UK। सो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑल दैट कंट्रीज इन यूरोप एंड एवरीथिंग, जिस भी करेंसी पे क्वीन की फोटो है वो क्वीन के अंडर आते हैं। सो इन सब डॉलर्स पे क्वीन की फोटो है, तो ये उनके लोग हैं। तो क्वीन की फोटो में मैंडेटरी रूल है कि एक टेलीकॉम करके कंपनी, सरकारी कंपनी जो हमारे यहाँ इंडिया में BSNL या BSNL जो है, इसी तरीके से टेलीकॉम का आपको चलाना पड़ेगा नेटवर्क। अच्छा। टेलीकॉम वाज अ CDMA नेटवर्क विदाउट द सिम, एंड वोडाफोन ऑब्वियसली वाज अ GSM नेटवर्क विद द सिम। करेक्ट। तो न्यूजीलैंड की 50 लाख की पॉपुलेशन है, 5 मिलियन की, तो छोटी सी पॉपुलेशन है। हाफ ऑफ द जनता वाज यूजिंग CDMA एंड हाफ ऑफ देम वाज यूजिंग GSM फोन्स। इवेंचुअली मार्केट में वोडाफोन ने अपना एक सिस्टर कंसर्न निकाला 2 डिग्रीज के नाम से। 2 डिग्रीज, इट वाज अ GSM सिम कार्ड। अच्छा। सो नाउ द मार्केट गॉट डिस्टरप्टेड कि 2 सिम कार्ड है, क्या यूज करें, कौन सा प्लान बेहतर है। उस टाइम इंडिया में ऑलरेडी डबल सिम कार्ड के फोन चलते थे, और न्यूजीलैंड में लोगों को पता भी नहीं था कि 2 सिम कार्ड के फोन होते भी हैं। एक तो देश के बिल्कुल दूसरी कोने में है दुनिया के, और चाइना से उनका कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ऑल द इंपोर्ट इज फ्रॉम जापान, दे आर इन द सेम लाइन, जापान एंड न्यूजीलैंड। तो मैं इंडिया आया, छुट्टियों के लिए था, इंडिया में फोन सस्ते थे, मैं उठा के यहाँ से 4 फोन एक्स्ट्रा ले गया डबल सिम कार्ड के, एंड आई सोल्ड इट इन नेक्स्ट 2 days विद इन माई रूममेट्स ओनली। मुझे वो प्लान बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक ही सिम के अंदर, एक ही फोन के अंदर 2 सिम के फोन डालने वाला है। इट वाज अ ब्रेक थ्रू आइडिया फॉर न्यूजीलैंड पीपल, किवीज।
इसी चीज को करते हुए आई टुक अ लॉट ऑफ फॉर्म्स फ्रॉम इंडिया and I started selling them in New Zealand and it got sold. So I made a huge amount of money on that Christmas. Wow. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमने इससे पैसा कमाया. So there where my journey started as an entrepreneur. So as an entrepreneur, आपके सामने opportunity आती है and it's all about taking that leap and doing it. आपको जैसे लगा कि वो दो सिम आया है और लोगों को पता नहीं है दो सिम का, and you had an idea, you tried it and it worked. Right, it did. So what about with Partiviti? How Partiviti happened? Okay. What's the story behind it? Story behind Partiviti. It's a very interesting story because I got married in 2022. So apparently fortunate enough to have my wife who has got a lot of talent in terms of music and art. She's a musician herself. So her name is Malvika. So अब हमने जब ये इंडस्ट्री को ऑब्जर्व किया क्लोजली तो रियलाइज हुआ कि पूरी इंडस्ट्री के अंदर everybody who is into music happens to keep looking for work, and क्योंकि the hunger for work or hunger for being on the glamour front page, it makes them very open to exploitations. True. Make them open to, anybody can do a fake promises to them. For example, if आपको एग्जाम्स है और आपने प्रिपेयर नहीं किया और आपको कोई बोलता है यार मुझे 10,000 रुपये दे दो और मैं आपको एग्जाम का पेपर दे दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप फेल हो गए तो घर वाले भी डांटेंगे और करियर में क्या होगा, यू आर डेस्परेट इनफ टू टेक दैट एक्शन, तो 10,000 दे देते हो, जिसको देते हो वो बंदा मिलता नहीं है. ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने सॉन्ग्स बना रहे हैं, अपना रिकॉर्डिंग्स करा रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये खर्च रहे हैं और इवेंचुअली दे डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. तो ये गैप एनालिसिस को देख के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें जिसको आर्टिस्ट चाहिए वो डायरेक्टली आर्टिस्ट उस प्लेटफॉर्म से ले पाए. दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड विद. तो हमने बहुत सारे आर्टिस्ट को इकट्ठा किया, उनसे प्रॉब्लम समझी, वो गैप एनालिसिस किया और एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया, समथिंग वेरी सिमिलर टू Amazon, सेइंग दिस कि इसमें प्रोडक्ट नहीं होंगे, इसमें आर्टिस्ट होंगे. बट हमें रियलाइजेशन ये हुआ कि इस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने वाले कोई और नहीं, आर्टिस्ट खुद हैं. अच्छा. क्योंकि हम किसी आर्टिस्ट को एक अच्छे प्रोफाइल पे कहीं पर जॉब या कहीं पर शो या कहीं का गिग लगवाते हैं और वही आर्टिस्ट अगली बार उसी प्रीमिसेस पे 2,000 सस्ते में काम करने को तैयार है. तो हम किसी आर्टिस्ट की ब्रांड बिल्डिंग करने की जब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट पे है, तो वो कम पे भी काम करने को तैयार है. हमारे साथ वो ज्यादा रेट पे कर रहा है, इंडिविजुअली वो कम कर रहा है, क्योंकि इवेंचुअली इफ वी आर एग्रीगेटिंग समथिंग वी विल हैव आवर कट. सो वो अपने कट को एज अ डिस्काउंटिंग यूज करके अपनी इमेज खराब कर रहा है. एंड एक्सप्लेनिंग दिस टू एवरीबडी बिकेम अ वेरी बिग प्रॉब्लम. वही सेम चीज क्लब के साथ हो रही थी या वेन्यूज के साथ हो रही थी. वो भी आर्टिस्ट को थोड़ा सा कम पैसा देके दे वांट टू हायर देम डायरेक्टली. तो दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ अ स्टार्टअप और न्यू बिजनेस. अगेन कमिंग बैक टू द डिफरेंस, अगर आपका स्टार्टअप एक चीज डिफाइन कर रहा है और वो उस स्टार्टअप के बिना वो डायरेक्टली हो सकती है, तो आप स्टार्टअप नहीं हो. सो इवेंचुअली योर स्टार्टअप शुड बिकम a bridge between a problem and the solution, and there should be no one else who should replace that bridge. If it is to be replaced or if it can be replaced, वो फिर स्टार्टअप नहीं, वो सस्टेन नहीं करेगा, वो खत्म हो जाएगा. तो वो ब्रिज को बिल्ड रहे और स्ट्रॉन्ग रहे, इसके लिए हमने पहले कस्टमर बेस बनाना शुरू किया. क्योंकि हमें ये रियलाइज हो गया कि क्लब को एक्चुअली में आर्टिस्ट नहीं चाहिए. किसी भी क्लब को आर्टिस्ट नहीं चाहिए. क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको रीजन बताता हूँ. क्या चाहिए फिर? जो क्लब, उनको कस्टमर्स चाहिए. अच्छा. क्योंकि दैट इज द रीजन. आर्टिस्ट इज नॉट अ रेवेन्यू फॉर देम, आर्टिस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर देम. एक्सपेंस. नोबडी वांट्स टू गेट ऑन टू एन एक्सपेंस. उनको क्या चाहिए? उनको ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जिसकी वजह से उनको कस्टमर्स मिले. और वो प्रूव करना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि उसकी वजह से वो कस्टमर मिलेगा. तो हमें ये रियलाइजेशन से समझ आया कि जो क्लब का ओनर जिस आर्टिस्ट को हायर कर रहा है, उस क्लब ओनर को खुद म्यूजिक की समझ नहीं है. बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट इन म्यूजिक. अगर वो एक्सपर्ट इन म्यूजिक होते तो वो क्लब नहीं खोलते, कोई स्टूडियो खोलते. ट्रू. या कोई प्रोडक्शन हाउस खोलते जिसमें वो गाने प्रोड्यूस करें. बिल्कुल. वो तो सिर्फ म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट को इसलिए लगाते हैं
कि जो शाम को कस्टमर्स या उनके क्लब में जो कस्टमर्स आए उनको खाने के पैसे देने पड़े, एंटरटेनमेंट इज कॉम्प्लीमेंट्री फॉर देम। और मतलब एक एम्बियंस भी होता है, सेट होता है, एक फिलर भी रहता है। मतलब आप अदरवाइज म्यूजिक कर रहे होते हैं, लाइव म्यूजिक हैज अ डिफरेंट एम्बियंस एंड इफेक्ट इफ समबडी इज सिंगिंग और प्लेइंग। राइट, डेफिनेटली। बट अगर आप आर्टिस्ट से पूछो कि उस आर्टिस्ट की मन की इच्छा क्या है, एन आर्टिस्ट विल ऑलवेज वांट कि दारू कॉम्प्लीमेंट्री हो, खाना कॉम्प्लीमेंट्री हो, पैसे उसके शो के मिले, क्योंकि वो खुद म्यूजिक को ओन करता है। इज लाइक अ क्राउन इज वेयरिंग। आज एक आर्टिस्ट को बोलो कि 5,000 रुपए मिलेंगे एक ऐसे कॉन्सर्ट के लिए जिसमें उसका शो टिकटेड है, खाना फ्री है, और दूसरी जगह 50,000 रुपए मिलेंगे जहां पर खाने के कस्टमर पैसा दे रहा है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गा रहा है, तो आर्टिस्ट 5,000 रुपए लेने को खुश होगा क्योंकि ही रिस्पेक्ट्स दैट आर्ट ऑफ हिज। तो ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। तो क्लब के ओनर्स वांटेड टू हैव आर्टिस्ट जो कस्टमर्स ला सके, तो हमने इस वजह से सिस्टम कुछ ऐसा बनाया जिसमें हम अब क्लब ओनर्स को ये बता पाते हैं, ये रेस्टोरेंट ओनर्स को ये बता पाते हैं कि इस आर्टिस्ट को आप हायर करोगे तो इतनी एश्योर्ड टेबल्स आएंगे। अच्छा, वी हैव चेंज्ड दैट आर्टिस्ट एज अ म्यूजिशियन टू अ मार्केटिंग एलिमेंट व्हिच विल गेट देम कस्टमर्स विद नंबर्स। सो वी हैव चेंज्ड एवरीथिंग इनटू नंबर्स नाउ। तो आर्टिस्ट हायर करो तो नंबर्स पे आपको पता चलेगा कि कितने क्लब के कस्टमर्स। तो ऐसा होता है, मतलब अनलेस द पर्सन इज ह्यूज एंड वेरी फेमस, जैसे है ना, जिनको हम ना जानते हो उनको भी ऐसा लगे कि दैट पर्सन इज सिंगिंग और प्लेइंग, तो लोग जाएं। अनलेस समबडी इज नॉट अ वेरी ह्यूज डीजे, बिकॉज़ हनी सिंह को डेली अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आप डेली अफोर्ड भी कर सकते हो तो हिंदुस्तान, इन दिल्ली एनसीआर में 1800 क्लब्स हैं, सारे हनी सिंह को एक साथ गाना नहीं गवा सकते। तो आपको आरओआई भी नहीं आएगा ना उसका। आप लॉन्च पे एक बार बुला सकते हो, बस उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद तो कैसे करोगे? बाकी टाइम आप सस्टेन करते हो रेगुलर आर्टिस्ट से, रेगुलर चीजों से। सो बेसिकली किस आर्टिस्ट से कितने कस्टमर आएंगे, इसको मेजरिंग मैकेनिज्म भी किसी ने नहीं बना रखा। अब जब मैंने म्यूजिशियन को हायर करना है, आई एम अ क्लब ओनर एंड इफ आई वांट टू हायर अ म्यूजिशियन, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उस आर्टिस्ट को हायर करने से या उस म्यूजिशियन को हायर करने से मेरे पास कितना कस्टमर बेस आएगा। That's an important thing. This is what is shown on that profile of that artist. And how do we show that? Every artist that is getting booked through Partivity, there is a coupon code that is generated with that artist. And that coupon code is advertised through Partivity to all the customers. The number of times जितनी बार वो कूपन कोड लगेगा तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितने आर्टिस्ट की वजह से टेबल बुक हुई, और हर कूपन कोड पे उस आर्टिस्ट को एक छोटा सा इंसेंटिव प्रोग्राम मिलता है। Awesome. सो आर्टिस्ट इज ऑल्सो हैप्पी कि वो बता रहा है लोगों को कि वो खुद परफॉर्म कर रहा है एक क्लब में। करेक्ट। और उस कूपन कोड को यूज करके लोग जो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं वो कूपन कोड यूज करके अपना डिस्काउंट कंफर्म कर रहे हैं, बिकॉज दैट बुकिंग इज डन बाय आर्टिस्ट। और हर बारी कूपन कोड यूज होने की वजह से आर्टिस्ट को एक एक्स अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मिलता है, जो आर्टिस्ट को मोटिवेट रखता है कि यार मेरे शो पेमेंट के अलावा हर बुकिंग पे कुछ मिल रहा है। सो एवरी टाइम ही कीप्स डूइंग द शो। पहले शो में उसने 10 टेबलें बुक करी, दूसरे में 12 करी तो उसकी एवरेज 11 होगी। तीसरे में उसने फिर से मान के चलो 10 टेबलें बुक करी तो नाउ इट इज टोटल 32 को हमने 3 में डिवाइड किया, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग का उसका एवरेज आ गया। इस एवरेज को देख के हर बारी जब भी कोई आर्टिस्ट बुक करेगा उसको पता रहेगा कि इसको बुक करेंगे तो कम से कम इतनी टेबलें आ जाती है। So every time he doesn't have to hire a bigger artist or a person who is very very famous. And the person knows the ROI कि इस पे कितना इन्वेस्ट करने पे कितना वो। बिल्कुल। Great. So this actually sounds very interesting. You know, something very new and something very useful as a club owner. आपको सारी चीजें एक ही डैशबोर्ड में मिल जा रही है। बिल्कुल। आप आपको धंधा आ रहा है, आपको लीड्स आ रही हैं, आप उस पर कन्वर्ट करिए, आप आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल प्लेटफॉर्म। सो वी हैव डिस्कस कि कैसे आइडियाज आइडेंटिफाई करते हैं, आपने कैसे किया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या आपने फेस किया, और कैसे एक सोल्यूशन से लेके धीरे धीरे और सोल्यूशन बिल्ड करते गए। सो इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि पार्टिविटी को कॉन्सेप्ट टू रियलिटी, वो जो जर्नी थी, जैसे जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर है हमने डिस्कस कर लिया, आइडियाज कैसे फाउंड करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। अब
उसको रियलिटी तक लाने के लिए क्या करना होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड? ठीक है, जो आपने आइडिया की बात करी, जैसे मैंने आपको बताया पार्टिविटी के बारे में, एंड द रियलिटी ऑफ टूवर्ड्स दैट आइडिया फेज टिल द रियलिटी, जो अब हम MVP तक आ चुके हैं, द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी इन यूज, पीपल आर यूजिंग इट। बीच में जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए, बट जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो मुझे याद रह रही हैं रिलेटेड टू अप एंड डाउन, क्योंकि बहुत सारी होती हैं, सब नहीं याद रहती, वो मुझे ये पता चला कि कोई भी फाउंडर या बिजनेस ओनर कैन नॉट बी 100% इन ऑल द फील्ड्स। ये जर्नी करते टाइम ही इंसान को रियलाइज होता है कि मैं एक चीज में अच्छा हूँ, दूसरी चीज में उतना अच्छा हो ही नहीं सकता। हमने जब कॉन्सेप्ट निकाला तो हमने मार्केट को स्टडी करना शुरू किया कि ऐसा किसी और ने नहीं सोचा। वी वर शॉक्ड टू आवर ओन सेल्फ कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, ऐसा तो कुछ नहीं करते हम कि हमारे दिमाग में ही आया और इतने बड़े बड़े लोगों के दिमाग में नहीं आया। जब रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला एक्चुअली में देयर इज अ ह्यूज गैप, एंड दैट्स हाउ स्टार्टअप्स आर सस्टेनिंग। तो कोई भी आइडिया आज की डेट में स्टार्टअप लेवल पे जो सर्विस बेस्ड है, स्टार्टअप का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहता है उसकी स्केलेबिलिटी, और स्केलेबिलिटी की सबसे बड़ा ड्रॉबैक है टेक्नोलॉजी। अगर आप स्केल करना चाहते हो आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज था टेक्नोलॉजी। Me and my wife were the founders and the co-founders for the company. हम IT बैकग्राउंड से नहीं हैं। कमाल की बात यह है क्योंकि जब तक हम लास्ट प्रोफाइल्स में जॉब कर रहे थे, the highest most position I worked is probably a CEO or probably a business head for a company. हमें लगता था यार सारी डिपार्टमेंट्स को हम हैंडल कर रहे हैं, सारे हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। जब वहां कर सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं? ये एम्बिशन हर स्टार्टअप के फाउंडर में होनी चाहिए। आई गिव द थम्स अप टू दैट। बट वहां कर पा रहे हैं, हम ये रियलाइज करना भूल जाते हैं कि हमारे साथ वहां पर 15 लोग और हैं जो काम कर रहे हैं, और एज अ फाउंडर वो 15 लोग की सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। पहले डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, शो एंड टेल करना पड़ेगा, फिर उसमें से कोई एक बंदा उस काम को पकड़ेगा और आपकी जितनी अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं ला पाएगा जिंदगी में, क्योंकि वो फाउंडर नहीं है, उसका पैसा नहीं लग रहा। तो एक फाउंडर एक उस फुटबॉल गेम के प्लेयर की तरह होता है जो 11 लोगों के अगेंस्ट मैच लड़ रहा है और वो अकेला फुटबॉल खेल रहा है दूसरी साइड से। उसको गोलकीपर भी बनना है, उसको फ्रंट फॉरवर्ड भी रहना है, उसको बैकी भी बनना है, उसको राइट आउट लेफ्ट आउट सब खेलना है। और उसकी खेल को देखते देखते कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है तो 1 बाय 1 करके वो प्लेयर्स अपनी टीम में जोड़ता है। तो 11 लोगों की पोजीशन पे खेलना, वो भी अच्छा खेलना, ताकि बाकी 10 लोग उसके परफॉर्मेंस को देख के उसको ज्वाइन करें, ये फाउंडर का खेल है। I also believe that you don't. It's one of my favorite quote by Zig Ziglar that you don't build a business, you build people, and then people build the business. Yes. तो जब तक आप अकेले हैं तब तक काफी राह मुश्किल होगी, बट जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे आपके साथ तो कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगी। you'll have to, तभी जब फाउंडर को फाउंडर्स या एक टीम रहती है लीडरशिप की, देन everybody shares that burden, and otherwise it's going to take some time, but ultimately you'll be able to build team, and then things will be comparatively easy. But I personally think कि because funds बहुत limited होते हैं, अच्छा रिसोर्स इकट्ठा करना वो भी फुल टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है फाउंडर के लिए। आपको पता है कि एक CFO जो बहुत परफेक्ट है आपकी कंपनी के लिए, वो ज्वाइन करेगा एज अ फाइनेंस ऑफिसर, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। मगर जितना आपका महीने भर का या 6 महीने का बजट है मार्केटिंग का, या जितना आप बचाना चाहते हो CFO को लाके, उतना से डबल सैलरी तो CFO आपसे मंथली मांगेगा। तो आप फिक्स में फंस जाते हो कि मैं पैसा बचाऊं या CFO रखूं। नहीं तो तभी तो मैं भी इसी चीज में बोल रहा हूँ कि जब एक बार आपको फंडिंग मिल जाती है तो आप सारे इन चीजों पे जाते हो, और जिसको लेटरल हायरिंग कहते हैं या फिर बेस्ट हायरिंग और लेके आते हो। अदरवाइज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यू बिल्ड पीपल, राइट। इट्स नॉट, इट माइट टेक सम टाइम बिकॉज यू डोंट हैव अदर ऑप्शन। जब आपके पास फंड नहीं है तो आप क्या करोगे? देन यू हैव टू हायर द राइट people, maybe not with that expertise right now, but you could see that potential in that person. जैसे मान लीजिए आप फाउंडर हैं और आप को फाउंडर अपने दोस्त को बनाते हैं,
ये जानते हुए कि शायद इसके अंदर वैसा नहीं, बट आप वो जज्बा तो देख रहे होते हैं ना, वो थॉट तो मिलते हैं कि यार ये मेरे साथ आगे तक सपोर्ट जाएगा। सपोर्ट और काम तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है ना। अभी पता नहीं कहाँ किसी पॉडकास्ट में उसी में सुन रहा था मैं कि काम 1900 तो चलेगा बट बंदा 20 होना चाहिए, राइट है ना। सो यू नो दैट्स हाउ you build, and I'm very sure the kind of product that we are talking about, and now you have overcome that challenge of that team. You have got the right CTO. You already have a co-founder, so things gonna be great. So what we discussed in the teething pain, this is what people can face कि शुरुआत में क्योंकि फंड्स नहीं रहेंगे तो उनको मल्टीपल रोल्स तो प्ले करने ही पड़ेंगे, उसके साथ साथ में वो इनिशियल टीम बिल्डिंग because of shortage of fund gonna can be a big issue for them. Okay, so moving toward our next question, जैसे कि आपने बताया कि पार्टीविटी में आप आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं, और पार्टीविटी का एक फीचर है टेंडरिंग वाला, वो थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि कैसे काम करता है। शायद ये यूनिक फीचर है जो अभी कहीं पे भी नहीं है, बाकी टिकट और आर्टिस्ट है कहीं पे। यूनिक फीचर्स मैंने भी कहीं I've read it or heard it from a very wise person. Different people don't do different things. जी, they do the same thing but differently. कोविड में लॉकडाउन की वजह से लोगों को इतना डर लग गया अंदर बैठने का कि कोविड के बाद ईट आउट का कल्चर बहुत बढ़ गया। तो जब ईट आउट का कल्चर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ईट आउट विल बी एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी के अंदर पोर्शन साइज बड़े होते हैं, एंड एक ही प्लेटर में से या एक ही पोर्शन साइज में 2 बंदे भी खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि देयर इज नो इमेज हैम्परिंग देयर। जी, व्हेन यू गो ईट आउट यू एंड अप स्पेंडिंग मोर। तो इस बिजनेस का जैसे जैसे ग्रोथ होने लगा है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए हमने इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल पे मार्केट में उतारा। वो एंगल क्या है? वो है टेंडरिंग ई कॉमर्स। टेंडरिंग सबको पता है। अगर इसको मैं बात करूं, इट्स लाइक अ फैशन इंडस्ट्री, राइट? पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर स्ट्रेट फिट आई, फिर दोबारा से बेल बॉटम आए, फिर स्ट्रेट फिट आई। ब्लेजर पहले डबल स्लिट वाले चलते थे, फिर सिंगल स्लिट आया, फिर डबल वाले आए, फिर डबल स्लिट आया, क्योंकि देयर इज नो थर्ड वे ऑफ मेकिंग अ ब्लेजर। 3 स्लिट लगाओगे तो पूंछ लगेगी, राइट? उसी तरीके से आज से 50 साल पहले द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ बाइंग एनीथिंग जो गवर्नमेंट यूज करती थी, जिसको हम B2G कहते हैं, वाज टेंडरिंग। गवर्नमेंट एक टेंडर निकालती थी, बताती थी रोड बनानी है, 50 वेंडर्स उस पर बिड करते थे, 1 महीने या 45 दिन या 90 दिन का वेट करते थे, फिर टेंडर खुलता था, किसी एक को मिलता था। गवर्नमेंट को तो बेस्ट डील मिल जाती थी, मगर बाकी जो 90 दिन तक वेट कर रहे होते थे उसमें राइवरीज होने शुरू हो जाती थी। और कभी कभार ऐसा भी सिनेरियो होता था, गवर्नमेंट ने टेंडर में एक क्लॉज डाल रखा है कि कम से कम 100 बिड्स आनी चाहिए। 90 दिन वेट करने के बाद पता चला कि 90 बिड्स आई हैं, फिर टेंडर री रिलीज हुआ, फिर 90 दिन की वेटिंग हुई, तो 6 महीने तो रोड ही नहीं बनी। जो रोड बनने में 2 महीने लगने थे, 6 महीने तक तो टेंडर नहीं पास हुआ। ये प्रॉब्लम की वजह से ई कॉमर्स आया मार्केट में कि लो फटाफट चेकआउट करो, पेमेंट करो, घर आएगा माल। टेंडरिंग गायब हो गई। टेंडरिंग का एक बहुत अच्छा प्रो था, वो ये था, प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से, टेंडरिंग यूज्ड टू गेट यू अ कॉम्पिटिटिव रेट। मगर उस प्रो को हटा दिया गया मार्केट से ई कॉमर्स ने, ये कहते हुए कि भाई जल्दी लो ना, 2 दिन में सामान आ रहा है। फिर धीरे धीरे 2 दिन भी प्रॉब्लम होने लगा, फिर 10 मिनट्स का प्रॉब्लम सॉल्व आया क्विक कॉमर्स से। सो इट्स लाइक अ फैशन अगेन। नाउ टेंडरिंग का जो प्रोज पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था, हमने उसको पिकअप किया, और क्विक ई कॉमर्स का जो पॉजिटिव पॉइंट था, विच इज अ क्विक चेकआउट, हमने उसको पिकअप किया। इसीलिए हमने इसको अब टेंडरिंग ई कॉमर्स करके रीलॉन्च किया, वेयर इन द कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, इट बिकम्स लाइक अ टेंडर जनरेटेड बाय अ कस्टमर। वो सारे वेन्यूज के पास चला जाता है, वो शादी का वेन्यू हो, फार्म हाउस हो, रेस्टोरेंट हो, कैफे हो, क्लब हो, सारे लोग अपने अपने बेस्ट कोटेशन उस कस्टमर को देते हैं। कोटेशन की वजह से 90 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। जब कस्टमर को कोटेशन सूट करे, वो उसी टाइम चेकआउट करे और एग्जिट करे। तो जो प्रॉब्लम थी टेंडरिंग की, वो 90 डेज वेट की, वो प्रोसेस में से खत्म कर दी गई, और उसका जो बेनिफिट था, गेटिंग द कॉम्पिटिटिव प्राइस, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो वी हैव पिक्ड अप एसेस इन प्लेसेस
दोनों इंफॉर्मेशन का बेस्ट उठा के क्लब कर दिया. नाउ दैट्स हाउ इज टेंडिंग ई कॉमर्स वर्किंग. बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया आपने. This combination of tendering and e-commerce, and how the history and this fashion and trend. I hope मुझे क्लियर हुआ है, बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ होगा. It's an interesting concept. What customers are liking the most? सबसे ज्यादा आपको किससे ट्रैक्शन मिल रहा है और Okay. सबसे So when I ज्यादा talk क्या about use कर रहे हैं लोग? when I talk about revenue streams, हमारे प्लेटफॉर्म में काफी सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जिनमें से कुछ अभी एग्जीक्यूटेबल हैं, जिनको हमने स्टार्ट किया है, जिनमें से एक सब्सक्रिप्शन मॉडल है which is for the clubs, and then the other is the party booking packages which is for the customer. हमारा रेवेन्यू मॉडल वर्क्स बेस्ट विद कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स के लिए तो वो एब्सोल्युटली फ्री है. Because we are giving business to clubs, our commission is charged after the conversion to the clubs. वो हमारा 80-85% तक का रेवेन्यू हमारा वहां से उठता है. Nice. सब्सक्रिप्शन अभी हमने इनिशियली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है. वी आर ग्रेजुअली मूविंग द क्लब्स इनटू सब्सक्रिप्शंस बाय इंक्रीजिंग देयर लिबर्टी एंड देयर फीचर्स so that they can have an edge over the competition when they are bidding for the customers. For example, आपने बैनर स्पेस की बात करी. हम बैनर स्पेस पे पैसा नहीं लेते क्लब से. हम ये कहते हैं कि जब भी अगर आप प्रीमियम मेंबर हो हमारे, तो जिस भी कस्टमर को आप बिड करोगे तो उस पर टैग आ जाएगा आपकी बिड के ऊपर जिसमें लिखा होगा पार्टीविटी रिकमेंडेड. बिकॉज यू आर अ प्रीमियम कस्टमर एज अ क्लब, we will tell customers कि Partivity recommend this club to go ahead with because we vouching for you. Plus आप प्रीमियम कस्टमर हो तो हर कस्टमर को X परसेंटेज का कैशबैक मिलेगा अगर वो आपके थ्रू पार्टी बुक करता है. इट्स लाइक आपने Amazon पे दो सेलर्स देखे. एक सेलर से आप मोबाइल खरीद रहे हो तो कैशबैक आ रहा है, दूसरे सेलर से आप मोबाइल खरीद रहे हो तो कैशबैक नहीं आ रहा है. तो आप कैशबैक को भी अपना एक सेविंग समझ के आप उससे खरीदोगे. तो हमने सारे क्लब्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है. तो जो प्रीमियम है उसके साथ जो भी बाय करेगा तो एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज 4 or 5% विल कम एज अ कैशबैक टू अ कस्टमर. तो कस्टमर वो इवैल्यूएट कर लेता, भाई 1 लाख की पार्टी मैं कर रहा हूँ, मैं एचआर हूँ कंपनी का, 1 लाख की पार्टी कर रहा हूँ, 5,000 रुपये की कमीशन बॉस से भी नहीं मांग सकता, क्लब से नहीं मांग सकता. मुझे 5,000 का लीगल कैशबैक आ रहा है, मैं उसको स्पेंड करूंगा तो नोबडी विल क्वेश्चन इट टू मी. मेरा काम था, मेरे बॉस ने मुझे बोला पार्टी बुक करो, मैंने बुक कर दिया, अब उसने दे दिया मुझे, तो मैं क्या करूं? इट्स अ गिफ्ट. सो दैट्स हाउ इट प्रोवोक्स द. बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके. एक आखिरी क्वेश्चन के साथ हम ये पॉडकास्ट एंड करेंगे. व्हाट इज द वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू एनी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो सोच रहा है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, या तो अभी उसने कॉलेज पास आउट किया है या तो जॉब कर लिया है अब काफ़ी टाइम, अब उसको लगता है कि उसे बिजनेस करना चाहिए. व्हाट इज द वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव? आई थिंक जो आइडिया उसके दिमाग में है, व्हेन आई से एन आइडिया, इट कुड बी अ यूनिक आइडिया और इट कुड बी अ आइडिया सिमिलर टू समवन बट स्टिल यूनिक इन इट्स ओन वे. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि उसको उसी आइडिया के मॉडिफाइड वर्जन या उसी आइडिया का रेप्लिका जो चल रहा है मार्केट में, उस जगह पे 5 साल नौकरी करनी चाहिए. दिस इज हिज स्टार्ट फॉर अ स्टार्टअप विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड. रीजन, वो 5 साल में वो सब चीजें सीख लेगा जो वो 15 साल में बिना जॉब करे नहीं सीख सकता था. आई थिंक अ स्टार्टअप, द जर्नी डजंट स्टार्ट व्हेन यू इन्फ्यूज योर मनी in that business. The journey start when you have thought about that idea, and after that you start gaining experience in that sort of company. IT कंपनी शुरू करनी है, किसी IT कंपनी में काम करो. सैलून का काम करना है, किसी सैलून में काम करो. रेस्टोरेंट में काम करना है, रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट में काम करो. You cannot just go to your father or somebody who is saying कि मुझे पैसा दो, मेरा शौक है क्लब खोलने का और मैं क्लब खोल देता हूँ. That is how the lot of club owners happen to burn their hands, spend 5-6 crores, spend all that money in a month or in a year time, and then they decide this is not the business I should be into, and then they sell it to someone of their type of the same business. स्विमिंग सीखने से पहले समुद्र में नहीं कूदना, वो रिस्की होता है.
Great. It's better to practice under an instructor before that. Thank you, sir. Thank you so Thank much you for your very time. much.